नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही अब शांत हो गया हो, लेकिन इस ठंडी पड़ी आग में फिर से घी डालने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने की। उन्हें रामायण को लेकर कुछ आपत्ति है। उन्होंने कहा, या तो इसे मिटा देना चाहिए या जो राम के ममर्ग है उन्हें वो काट देना चाहिए। अब मानस विवाद में कूदे जीतन राम मांझी। पिछले 4 दिनों से जेडीयू एमएलसी रामचरण शाह के आवास पर चल रहे डिपार्टमेंट के रेड को लेकर नेता राधाचरण शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सरकारी प्रतिक्रिया के तहत ऐसे छापे पड़ते हैं। हम हर साल रिटर्न फाइल करते हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अवैध संपत्ति रखने वाले बहुत से नेता हैं, लेकिन उनका कोई छापा नहीं पड़ता। रुपया का फर्जी ट्रांजेक्शन नहीं निकलेगा। डाउन करके रखिए ना। पूरे जितने अधिकारी गए थे उनको हमने पूरा भरपूर सहयोग दिया है। अधिकारी भी हमको पूरा सहयोग दिए हैं। अब रह गया लेखा जोखा, हिसाब किताब। अगर ज्यादा हमारा संपत्ति होगा, टैक्स बनेगा, टैक्स जमा करेंगे। अगर एडवांस टैक्स हम दिए होंगे तो हम लौटाएंगे। पहले में 2005 में रेट पड़ा था। इनकम टैक्स ने पैसा लौटाया है, उसका प्रूफ हम दे देंगे। इनकम टैक्स से पैसा कैसे लौटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य सेनाओं के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया की करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। And high altitude operations. Behind the Daksh, you can now see the advanced light helicopters Mark IV of the Indian Army, known as the Rudra. They are an advanced and मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। कमलनाथ ने बागेश्वर में बालाजी के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने हनुमान मंदिर में मंगल कामना भी की। बताया जा रहा है कि कमलनाथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा में हैं। दरअसल पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की नागपुर में श्री रामचरित्र चर्चा आयोजित हुई थी। इसके खिलाफ महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस से शिकायत की थी। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जहां कुछ लोग उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उनके समर्थकों इसे सिद्धि बता रहे हैं। तो कमलनाथ पहुंचे पूर्व सीएम है कमलनाथ मध्य प्रदेश के। वो पहुंचे हैं बागेश्वर धाम और कुछ देर में वो धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे। काफी दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री जो है खबर मुरादाबाद से है, जहां एक सड़क दुर्घटना में 2 महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। देर शाम ड्यूटी से लौटते समय वाहन ने स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों महिला सिपाहियों को मुरादाबाद रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुरादाबाद डीआईजी सलभ माथुर, एसएसपी हेमराज मीणा समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे।
ज्यादा जानकारी के साथ सारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिक, क्या है पूरा मामला, कैसे हुई टक्कर, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के देहात थाना क्षेत्र के सोनकपुर इलाके का है, जहां सोनकपुर थाने में दो महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर वापस लौट रही थी। जब तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वहीं मौत की जानकारी मिलते ही तुरंत ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, महिलाओं पुलिसकर्मियों के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब पुलिस लाइन में दोनों के शव की श्रद्धांजलि दी गई है। और दोनों के जो दो कांस्टेबलों की मौत हुई, उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, जिसने टक्कर मारी थी, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है? पुलिस ने पकड़ लिया है क्या? देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार ट्रेस किया जा रहा था। उसके बाद जो था, इस वाहन को ट्रेस कर लिया गया, जिसके द्वारा टक्कर मारी गई थी। वहीं वाहन चालक की तलाशी के जो गिरफ्तारी के लिए जो है तुम्हारी टीम बना दी गई है। लगातार वाहन चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास करा जा रहा है। वाहन अभी तक पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। वाहन चालक की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चालक को ट्रेस करने की बात की जा रही है। जी, कितने बजे की घटना है? उस समय क्या आसपास कोई पीसीआर वैन मौजूद नहीं थी? देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये देहात थाना जो गए हमारा शहर के अंदर सोनक के द्वारा टक्कर मारी गई है, जिसमें ये मौत हो गई है। और कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची थी पुलिस ने जो है तुम्हारा दोनों महिला कांस्टेबलों को शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ड्यूटी का समय क्या था? वो लोग कहाँ से वापस लौट रहे थे, दोनों सिपाही? दोनों सिपाही सोनकपुर थाने में ड्यूटी पर पहुंची थी। सोनकपुर थाने से कुछ ही दूरी पर जो था उनका रूम था, जहाँ पे वो रह रही थी। अपने रूम पर वो वापसी जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक तमाम जानकारी के लिए। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी हाँ, फरवरी का महीना है और वैलेंटाइन डे को क्या बच्चा और क्या बूढ़ा, हर कोई अपने अंदाज में मनाता है। इसका जितना जागता उदाहरण आपको रोमांस के पिच पर क्रिकेट के जरिए मिल जाएगा। पटना सिटी में वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेमी जोड़े का रोमांचक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेमी जोड़े ही हिस्सा लेने खेल के मैदान में उतर सकते हैं। एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा जब आज वैलेंटाइन डे कप के लिए मोहब्बत 11 और इश्क 11 के बीच जोरदार टक्कर होगी, जहां एक ओर से प्रेमी तो दूसरी ओर से प्रेमिका रहेंगे। आशिकी के इस सजी पिच पर दोनों और मोहब्बत के दीवाने परवाने चौके छक्के लगाएंगे। बता दें, यह आयोजन जगुआर क्रिकेट अकेडमी की तरफ से किया गया है। अगली बड़ी खबर महोबा से आ रही है। आपको बता दें, महोबा में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चौधरी के बेटे से मारपीट को लेकर विवाद हुआ। अब मौके पर पुलिस विभाग की टीम भी पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महोबा से दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। चौधरी के बेटे से मारपीट को लेकर विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। एक दूसरे पर लगा रहे हैं मारपीट का आरोप। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोरी इलाके का ये मामला है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, एक दूसरे पर लगा रहे हैं मारपीट का आरोप। तो दो पक्षों के बीच में ये झड़प हुई है। आपको जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच में ये झड़प हुई है। चौधरी के बेटे से मारपीट को लेकर जो पूरा विवाद हुआ है, मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और दोनों पक्षों को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। महोबा का ये मामला है, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दो पक्षों में मारपीट हुई है। कोतवाली क्षेत्र के कसौरा टोरी इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पे ये दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगा रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के कसौरी टोरी इलाके का मामला है। इसी खबर पे सारिक नवाब हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिक, क्या है पूरा मामला, कैसे हुई मारपीट दोनों पक्षों में? जी, मैं बता दूं कि एक समाज के चौधरी का पुत्र वहां से जा रहा था और शादी का कार्यक्रम था। कुछ लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया गया था और उस युवक के साथ अभद्रता की गई और उसके साथ मारपीट की गई।
क्योंकि वो समाज के चौधरी का पुत्र था, जिसको लेकर वहां तमाम लोग इकट्ठा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर पुलिस और आला अधिकारी पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा पूरे मामले को ठंडा कर दिया गया था, जिसको लेकर क्षेत्राधिकारी के द्वारा जांच कर कार्रवाई की भी बात कही गई है। क्या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है क्या? जी, अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा कहा गया है कि पहले दोनों पक्षों से जो प्रार्थना पत्र है वो मिल जाएगा, उसके आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? जी, अभी पुलिस के द्वारा सिर्फ प्रार्थना पत्र लिए गए हैं। अभी मुकदमा दायर पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा कहा गया है कि पहले पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी बेहतर होगा उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो क्या चौधरी के बेटे की जो मारपीट हुई है उन सब का मतलब कहाँ से गरमाया, आग कहाँ से सुलगी? जी, मैं बता दूं कि चौधरी के पुत्र किसी राशन का सामान लेने के लिए बाजार जा रहे थे, क्योंकि रास्ता काफी सकरा है और वहां पर बिठाई का कार्यक्रम चल रहा था। और जब ये जा रहे थे मोटरसाइकिल लेकर, तो किसी से मोटरसाइकिल टच हो गई है, जिसको लेकर वाद विवाद हुआ और चौधरी पुत्र के साथ वहां मौके पर मौजूद कुछ शराब पिए हुए युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और वहां से चौधरी पुत्र मौके से भागा और उसके द्वारा अपने पिता को यह पूरी घटना की जानकारी दी गई। वहीं पिता के द्वारा अन्य लोगों के साथ जब वहां पर गए तो वहां पर स्थिति दोनों तरफ से तनावपूर्ण हो गई और मौके पर फिर इसी समय रहते पुलिस पहुंच गई। पुलिस के द्वारा पूरी बात को संभाल दिया गया और दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया गया। वहीं लड़की की पुलिस मौजूदगी में विदा कराई गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कानपुर में भारतीय चौरसिया समाज की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 25 जोड़े ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कस्में भी खाई। चौरसिया समाज की तरफ से पिछले 21 सालों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बीते 21 सालों में 1200 जोड़ों की शादियां चौरसिया समाज की तरफ से कराई गई है। लाजपत भवन में आयोजित परिवार मिलन समारोह के इस खास कार्यक्रम में अकेले कानपुर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से आए युवक युवतियों को वैवाहिक सूत्र बंधन में बांधा गया। कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि इस तरीके के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के जरिए दहेज रहित विवाह को बढ़ावा मिलता है, जो समाज के लिए आज एक अच्छा संदेश भी है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक घोड़े पर सवार होकर 25 दुल्हे बारात लेकर पहुंचे, जहां सभी व्यवस्थाएं वैसी ही थी जैसे कि घर में होती है। बाकायदा मंडप में शादी के 7 फेरे लिए गए और उसके बाद कन्याओं को उनके वर यहां से विदाई कर अपने साथ ले गए सदा सदा के लिए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि इस तो चौरसिया समाज ने जो सामूहिक विवाह करवाया है, आपको बता दें कि 25 शादियां संपन्न हुई है, 25 जोड़ों की शादी हुई है, 7 फेरे लिया है और ये लगातार 21 साल से ये जारी है। 21 साल से ये आयोजन किया जा रहा है चौरसिया समाज की तरफ से और हम देख सकते हैं कि पिक्चर्स में कितने खुश नज़र आ रहे हैं दूल्हा दुल्हन। दुल्हन शादी के बाद दूल्हे के साथ विदा हो गई। चौरसिया समाज के लोगों ने जो है ये आयोजन किया है। आपको बता दें 21 सालों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है और इस बार 25 जोड़ों ने शादी की है। दूल्हे घोड़े पे सवार होके आए थे दुल्हन को विदा करने और पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शादी संपन्न की गई है। 7 वचन लिए गए हैं। 7 फेरों के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। चौरसिया समाज की तरफ से 7 फेरे भी लिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पिक्चर में दूल्हा दुल्हन आपको नजर आ रहे हैं। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। लगातार ये विवाह का आयोजन 21 सालों से हो रहा है और इनकी मुहिम सिर्फ एक ही है कि दहेज रहित। ये चौरसिया समाज कानपुर की ओर से
शादी समारोह का जो आयोजन है ये 22वें वर्ष में हो रहा है और ये आगे भी होगा। आज 25 जोड़ों की शादी हो रही है। एक तरफ हमारी सरकार गरीब कन्याओं का शादी सामूहिक रूप में कराकर उन्हें तमाम सुविधाएं दे रही हैं और दूसरी तरफ हमारा समाज, कानपुर का हमारा समाज आज 25 जोड़ों की शादी करके उन्हें पूरे घर गृहस्थी के सामान के साथ उनको विदा कर रहा है। ये समाज के लिए भी गौरव की बात है और पूरे प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है। देखिए, मैं मानता हूं कि समाज के हर सक्षम व्यक्तियों को ये करना चाहिए और खास करके जो आनंद जी की संस्था है यहाँ और कमलाकांत जी की और पूरे कानपुर चौरसिया समाज की, ये लोग मिल करके पिछले 22 सालों से कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई सरकार भी ऐसा काम 22 सालों से कर रही होगी। इसीलिए ये लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और हर साल गरीब बच्चे बच्चियों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं समाज में ऐसे लोग रहते हैं किस तरह से शादियां हो जाती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, उसके चलते पूरा चौरसिया समाज, देखिए देश भर के चौरसिया समाज के नेता हैं एकत्रित हैं और पूरा चौरसिया समाज मिल करके ये प्रेरित करता है। अब की बार 25 जोड़ों का विवाह हुआ है और ये विवाह दहेज रहित और मतलब विवाह हो रहा है और इसमें समाज में एक हम मैसेज भी एक है कि जो लोग थोड़े से चाहते हैं कि दहेज रहित या इस टाइप का विवाह करना चाहते हैं तो उनको ये कि हम मंच आज 22 वर्षों से मैं दे रहा हूँ। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और सर्वोच्च समाज कानपुर के तत्वाधान में ये 22 वर्षों से लगातार सामूहिक विवाह किया जा रहा है। अब तक करीब 1200-1300 शादी हो चुके हैं यहाँ पे और ये पूरी शादी निःशुल्क होता है। घर गृहस्थी के सामान का पूरा खर्चा समाज बेयर करती है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के अध्यक्ष कमल किशोर जी, आनंद चौरसिया जी और पूरे इनकी टीम और पूरे समाज के लोग मिलके कार्य कर रहे हैं लगातार 22 वर्षों से। उसके अलावा महासभा के अंदर पूरे देश में हम लोग अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के तत्वाधान में पूरे देश में हमारी कमेटी कार्य कर रही है और हर क्षेत्र में हम लोग विकास कर रहे हैं। साथ साथ एक कल्याण का कार्य होता है जिसमें हम लोग निःशुल्क शादी कराते हैं। इसमें सारा खर्चा समाज द्वारा बच्चों को घर गृहस्थी का सामान दिया जाता है। खबर मेरठ की है, जहां नशे में धुत एक कंटेनर ड्राइवर ने फिल्मी स्टाइल में एक कार को 500 मीटर तक घसीटा। आसपास के लोग कंटेनर का पीछा करते हुए उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नशे में धुत चालक काफी तेजी से कार को घसीटते हुए कंटेनर भगा रहा था। गनीमत रही जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त कार के अंदर मौजूद सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी मिलने पर पुलिस क्षतिग्रस्त कार चालक की तहरीर पर आरोपी कंटेनर ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। गाड़ी वाला मंडी पे से दो तीनों को मार के पीछे भाग रहा था। मेरी गाड़ी भी बराबर में आई, मेरी गाड़ी को गाड़ी दबाई। ये पीर पे आके रुका, मैंने आराम से अपनी गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा उतर के गया उसे कहने के लिए कि गाड़ी आराम से चलाए, लेकिन इसे मेरी सुनने से पहले ही अपना गेयर डाला, एक्सीटर पे पैर रखा, गाड़ी में गाड़ी फंसा कर खींच लाया। मेरी 4 लड़के और बैठे हुए थे जिनको भी उनके साथ ही खींचता हुआ लाया। लड़के जैसे तैसे गाड़ी पलट में कूद के भगे हुए, तब गाड़ी भगाई है। आगे से जंपर में खुद की गाड़ी लगी है, तब ये रुका है। खबर हरदोई से है, जहां जंगल में मिला लापता महिला का शव। साड़ी से गला कसकर हत्या की जताई जा रही आशंका। जंगल में लकड़ी काटने गई थी महिला। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जंगल में मिला लापता महिला का शव। साड़ी से गला कसकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। लकड़ी काटने महिला जंगल गई थी, उसके बाद से वापस नहीं लौटी और शव जो है बरामद हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एसपी ने बताया मामले की कार्रवाई की जा रही है। कासिमपुर थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपके सामने जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि काजीपुर और बनियाखेड़ा के बीच में जंगल है। काजीपुर की रहने वाली ये महिला कल दिन में 1 बजे लकड़ी काटने निकली थी, इसका कुछ पता नहीं चल पाया था। इसका शव आज यहाँ पेड़ों के बीच में मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसी की साड़ी से इसका गला कस दिया गया है और शेष पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा किस प्रकार मृत्यु हुई है और पुलिस पड़ताल कर रही है कि किसने कृत्य किया होगा। जो अभी तक ज्ञात हुआ है कि
इसी खबर पे आनंद त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या है पूरा मामला, कैसे हुई महिला की मौत? देखिए कि 45 साल की विडो महिला है जो अपने घर से बबूल के जंगल में गई थी लकड़ी बीनने। कल देर शाम ये निकली थी, लेकिन ये जब अपने घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले इसकी तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस को सूचना दी गई और आज बबूल के जंगल में इसकी डेड बॉडी मिली है। गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी राजेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया जो सामने आया है वो गला घोंटकर हत्या की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एंटीमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। घर वाले क्या कह रहे हैं? पुराने रंजिश का मामला है क्या कोई? देखिए अभी पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। एंटीमार्टम रिपोर्ट की इंतजार में है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस क्या कह रही है कि मतलब कब हुई थी मौत, कितने दिनों पहले मौत हुई थी? देखिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही चीजों को जान पाएगी, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं होता है जिससे वो ये जान पाए कि मौत कब हुई है। आज डेड बॉडी मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद उसने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कब तक आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या जानकारी है? 40 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद अगली विधिक कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। घर वालों का क्या कहना है? घर वाले क्या कह रहे हैं? कितने दिन से लापता थी और क्या कुछ महिला कोई तनाव में थी क्या पहले? पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवा अभी भी सड़कों पर है, जिससे अब देहरादून बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव जहां प्रभावित हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर है, लेकिन पहले जहां राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में युवा धरना दे रहे थे, तो वहीं अब इनका स्थान बदल गया है। अब युवा शहीद स्मारक पर डेरा डाले हुए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर से देहरादून में पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति पैदा न हो, माहौल न बिगड़े, इसके लिए इस बार पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है। बेरोजगार युवाओं के इस धरने को लेकर राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए देहरादून पुलिस कप्तान दिलीप कुंवर सिंह ने कहा, अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि इन बेरोजगार युवाओं को बातचीत और शासन से मुलाकात कराने जैसे कोई भी विकल्प नहीं दिए जाएंगे, बल्कि ये जहां धरने पर बैठे हैं उन्हें वहीं पर बैठे रहने दिया जाएगा। बेरोजगार साथियों का जो धरना था वो कचहरी परिसर पर अभी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देहरादून के पुलिस कप्तान डीआईजी दिलीप कुंवर जी। सर, अभ्यर्थी जो यहाँ पर बैठे हुए थे वो अभी भी जारी हैं, कुछ लोग परीक्षा देने चले गए थे, फिलहाल तो संख्या कम है, किस तरह में देख रहे हैं कि धारा 144 क्या अब भी लागू है? अभी भी इस परिसर में लागू है। जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और 9 तारीख को जिन्होंने पत्थरबाजी की थी उनको हम चिन्हित कर रहे हैं और इनको हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये ऐसा लगता है कि ये कुछ दिग्भ्रमित हैं, कोई इनको इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने बता दिया इनको, नहीं मानते तो फिर कार्रवाई की जा रही। क्या सर इनको अभी भी कोई ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्या इनसे बातचीत के लिए या कोई दूसरा कोई रास्ता? कल शाम तक इनको ऑप्शन दिया गया था, अब ऑप्शन नहीं देंगे हम, वो विकल्प भी खत्म हो गया। वो अभी जब तक बैठना चाहे बैठे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी का कार्यालय भी यहीं पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहीं पर है, काम बाधित नहीं होगा सर? अभी अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई कचहरी तो बाहर घूमे, जो भी यहाँ पर घुसेगा अंदर अनौथाई ढंग से, ये तो बैठे हुए हैं, उनकी खिलाफ कार्रवाई होगी और ये सवाल लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कचहरी परिसर में युवाओं के इस धरना प्रदर्शन से देहरादून बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव प्रभावित होता हुआ नजर आया। देहरादून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल की माने तो युवाओं के प्रदर्शन का उद्देश्य सही है, इसलिए अधिवक्ता भी उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन चल रहा है
ऐसे में उनके बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव प्रभावित हो रहे हैं। अगले 24 घंटे में चुनाव के लिए नॉमिनेशन होने हैं, जिसको लेकर वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, हमारा कार्य बाधित नहीं हो रहा है, परंतु एक समस्या जरूर आ रही है। वो समस्या ये है कि हमारे यहाँ कल नॉमिनेशन है, हमारे यहाँ भी चुनाव है फरवरी में, नॉमिनेशन है। तो मान लीजिए सचिव साहब है हमारे, जो वर्तमान कार्यकारिणी है, उन लोगों का रोल जो है अहम हो जाता है, क्योंकि हमारी कार्यकारिणी का रोल अहम हो जाता है। तो हमें तो ये भी देखना है कि इन बच्चों के साथ भी अन्याय न हो और किसी तरह की अव्यवस्था भी न फैले, प्रशासन और शासन भी मिल के सहयोग करे। वो हमारे लिए दिक्कत हो रही है। तो हम तो किसी मतदाता के पास ये भी नहीं कह पा रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं या वोट मांग रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा समस्या हमारे सचिव साहब को भी हो रखी है, हम लोगों को भी हो रखी है, पूरी कार्यकारिणी को ये समस्या भी हो रखी है, क्योंकि हम सुबह से इन्हीं कामों में आज लगे हुए हैं कि ये बच्चे एक जगह बैठ जाए सारे, और हमें इनका भविष्य के बारे में भी सोचना है, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, कि इन पे अनावश्यक कोई मुकदमे दर्ज ना हो, इनके खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कोई अड़चन तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। कि बच्चे तो हमारे ही समझो ये कि हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमारी तो एक उम्र भी इस हिसाब से है कि हम इनके संरक्षक के तौर पर ही सही, तो हम उनका भविष्य भी देखें। बेरोजगार युवाओं के इस धरना प्रदर्शन में सबसे ज्यादा परेशानी अब कचहरी परिषद के जिला सत्र न्यायालय को होने वाली है, क्योंकि कचहरी परिसर में शहीद स्मारक के साथ अब बेरोजगार युवाओं ने जिला सत्र न्यायालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन और शासन की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। देहरादून के पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल देर शाम तक एक विकल्प जरूर अभ्यर्थियों को यहाँ पर दिया जा रहा था, ताकि उनकी बातचीत हो सके या सुलह का कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जा सके, उनका धरना प्रदर्शन जो चल रहा है वो समाप्त किया जा सके। लेकिन अब किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, जो लोग अंदर बैठे हैं वो अंदर ही रहेंगे, किसी भी रूप से अनाधिकृत रूप से किसी और व्यक्ति को भी यहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा, क्योंकि धारा 144 शहीद स्मारक है उसके आसपास परिसर में लग चुकी है। ऐसा समझा जा सकता है कि अभ्यर्थियों की जो परेशानियाँ और बढ़ने वाली है, जो सरकार प्रशासन की जो चुनौतियाँ वो भी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैमरामैन हसना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।